काफी अपडेट्स भी हैं, काफी सारे आपने क्वेश्चंस भी पूछे हैं, सबका जवाब देंगे, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड टॉपिक क्या है, जो न्यूज में बातें चल रही थी उसको निर्मला सीतारमण जी ने क्लियर कर दिया, वहां पे बता दिया कि ये चीजें होने वाली है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन वेडनेसडे said that government is moving to update the base year for calculating GDP to 2022-2023 instead of 2010-2011 and dismissed concerns over an IMF report's reference to India's data quality. तो IMF ने अपने रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा कंसर्न उठाया था कि इन्फ्लेशन के नंबर के लिए और जीडीपी के नंबर के लिए जो बेस डेट है भारत, वो 2011 का लेता है। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक बड़ा रीजन है जिसके कारण आईएमएफ ने सी रेटिंग दी है डेटा क्वालिटी को इंडिया के। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्योंकि उस टाइम पे न्यूज पे चल रही थी कि इंडिया जो है इस डेटा को अपडेट करने का प्लान कर रहा है और प्रोसेस में है अपडेटिंग के। और प्रोसेस था ही अपडेटिंग का, सी रेटिंग आई, बहुत हल्ला हंगामा हुआ, तो निर्मला सीतारमण जी ने आके ऑफिशियली इसको क्लियर कर दिया कि जल्द ही जो अब हमें डेटा मिलेगा आगे, उसका जो बेस डेट है, यहाँ पे क्लियर बताया गया है कि कैलकुलेटिंग जीडीपी टू 2022-2023, तो बेस डेट 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से लिया जाएगा, जिससे कई सारे सेक्टर्स जो है इसके अंदर में आ जाएंगे। यहाँ पे और इन्होंने कहा द न्यू बेस विच विल ऑल्सो कम विथ ए रिवाइज्ड बास्केट टू गुड्स एंड सर्विसेज, बहुत सारा गुड सर्विसेज जो है इसके अंदर में और आ जाएंगी। will reflect the changes in the economy as consumption patterns have changed over the last 15 years. Data based on the new series will be released on Feb 27. फरवरी के महीने में नई सीरीज पे अवेलेबल पे बेस्ड डेटा हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी बड़ी अपडेट है, क्योंकि इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा हो रहा था। तो सरकार ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि अगर इस चीज को लेकर ही डाउट है तो चलिए हम बेस डेट को अपडेट कर ही लेते हैं, वैसे भी अपडेट करना ही था। इन्फ्लेशन के लिए भी सेम पहले बात हो रही थी कि 2024 को लिया जाएगा, लेकिन 2022-23 को ही इन्फ्लेशन के लिए भी लिया जाएगा। और इन्फ्लेशन का डेटा और जीडीपी का डेटा के लिए बेस डेट अब 10 साल आगे कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास अपडेट है जो रूपी डेप्रिसिएट, मतलब डेप्रिसिएट तो हुआ है पिछले कुछ महीनों में काफी तेजी से, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में और ज्यादा तेजी से हुआ है, और पिछले दिनों में तो लगभग 90 रुपए 25 पैसे के आसपास तक चला गया। तो बहुत हल्ला हंगामा हुआ इसको लेकर कि 90 रुपए को पार कर गया रुपया यूएस डॉलर के अगेंस्ट में। तो इसके लेकर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उन्होंने कुछ कहा है, सुनिएगा। अनंत नागेश्वरन इनका नाम है। On Wednesday, said the government is not losing sleep over the rupee breaching the 90 per dollar mark. मतलब 90 रुपया से ऊपर चला गया अगर डॉलर, तो सरकार की नींद से हराम नहीं हो रही, नींद नहीं चली गई है सरकारी, कोई टेंशन लेने वाली बात इसमें नहीं है, ऐसा इनका कहना है। आगे कहते हैं, asserting that the currency slide has not meaningfully affected either inflation or export competitiveness. जो रुपी का स्लाइड हुआ है, जो रुपी टूटा है, 90 प्लस चला गया है, इससे इन्फ्लेशन पे बहुत ज्यादा असर नहीं होगा और न ही एक्सपोर्ट की जो कम्पिटिटिवनेस है उस पे कुछ बड़ा असर होने जा रहा है। इन्हें कहना है, स्पीकिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ सीआईए इवेंट, ही एक्नॉलेज्ड द रीसेंट वॉलेटिलिटी बट एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंट दैट द रूपी शुड इम्प्रूव नेक्स्ट ईयर। तो इनका कहना है कि अगले साल जो रुपया है वो बाउंस बैक करेगा। अभी मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं कि क्या इनका कहना है। कहने का मतलब ये है कि एक बड़ा रीजन बता रहे हैं, जो सरकार की तरफ से बताया जा रहा है या काफी सारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं, कि जो टैरिफ लगा है 50% का, ये टैरिफ के कारण रुपया और ज्यादा टूट रहा है। और रुपया टूट रहा है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका रिटर्न खराब हो रहा है, तो फॉरेन आउटफ्लो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और फॉरेन आउटफ्लो बढ़ रहा है तो और ज्यादा रुपया पे प्रेशर आ रहा है, और रुपया पे प्रेशर आ रहा है तो और ज्यादा आउटफ्लो हो रहा है, तो फिर और प्रेशर आ रहा है, मतलब चक्रव्यूह बन गया यहाँ पे। अब टैरिफ के कारण क्यों टूट रहा है? अभी देखिए, टैरिफ किस पे लगा है? एक्सपोर्ट्स पे लगा है। तो भारत से जब सामान बाहर जाता है तो बाहर से डॉलर में पेमेंट भारत को होती है, फिर डॉलर में जब पेमेंट यहाँ पे आता है
तो डॉलर को बेचकर और रुपया में कन्वर्जन होता है, तो इससे रुपया को स्ट्रेंथ मिलता है। तो जब टैरिफ लगा तो अलग अलग कंट्री में जो एक्सपोर्ट अमेरिका को होते थे वो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई तो हो गया, लेकिन अमेरिका से जो पेमेंट आता था हैवी यूएस डॉलर में, वो पेमेंट पे असर हो गया और बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्ट्स कम भी हुई हैं। तो इसके कारण जो एक्सचेंज होता था यूएस डॉलर और रुपी का, उस पे असर आया और जिसके कारण रुपी पे प्रेशर बढ़ रहा है। और जितना ज्यादा ये डिले होता जा रहा है उतना ज्यादा प्रेशर और रुपी पे बढ़ रहा है। साथ ही साथ मतलब फील भी ऐसा हो रहा है कि आरबीआई इसके अंदर कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही है। नॉर्मली होता क्या है कि ज्यादा अगर रुपी स्लाइड करता है तो आरबीआई बीच में इंटरवेंशन करती है और रोकती है, रुपी को बेचने से कुछ खरीद बिक्री करती है अपना। तो यहाँ पे आरबीआई भी मतलब ये ऐसा फील हो रहा है कि जानबूझकर रुपया को गिरने दिया जा रहा है, डिप्रिसिएट करने दिया जा रहा है सरकार और आरबीआई की मिली भगत से। यही इनके कहने का मतलब था कि टैरिफ के कारण ये जो हो रहा है, जैसे ही हमारी ट्रेड डील कंप्लीट होगी, जो कि मतलब 1 साल से हम सुन ही रहे हैं कि कंप्लीट होगी, कब होगी पता नहीं। अमेरिका वाले भी कहते हैं होगी, भारत वाले भी कहते होंगी, लेकिन कब होगी ये समझ में नहीं आ रहा। तो इनका कहना है कि टैरिफ डील जब कंप्लीट होगी तो वापस से रुपया, जब एक्सपोर्ट्स नॉर्मल हो जाएंगे या एक्सपोर्ट्स और ज्यादा बढ़ेंगे, तो वापस से जो रुपया है वो बाउंस बैक करेगा और वापस से रुपया स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये पूरा आई थिंक इन लोगों का गेम प्लान है। यहाँ पे एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हमसे, नाम नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ है। इन्होंने कहा माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने ऑलरेडी बताया है लॉन्ग टर्म में सिल्वर का रिटर्न सिंगल डिजिट है, लेकिन 1 वीक में सिल्वर फिर गोल्ड से हाई गया, क्या एडिशनल इन्वेस्ट करूं? मतलब सिल्वर को देख के इनको आ रहा है लालच, बहुत ज्यादा ग्रीड हो रही सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करने की। और मैंने बार बार बताया है कि सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, हद से ज्यादा वॉलेटाइल एसेट है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप के लेवल की वॉलेटिलिटी इसके अंदर होती है और फंस जाने पे फंस जाने वाले हालात हो जाएंगे। और लॉन्ग टर्म में बीट भी ये नहीं कर पाता है, इक्विटी छोड़ो गोल्ड को भी बीट नहीं कर पाता है। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म की जो बायसनेस है उसके कारण आपका लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जो है वो खराब हो जाएगा। मैं फिर से एक बार आपको डेटा दिखा देता हूं, आप लोगों को, सब लोगों को जिनको भी सिल्वर को देख के बहुत ज्यादा लालच यहाँ पे आ रहा है, ग्रीड आ रहा है। तो अगर हम सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी की ही बात करते हैं, मतलब निफ्टी 50 की ही बात करते हैं, तो 50 साल में गोल्ड का रिटर्न 11% का रहा है, सिल्वर का रिटर्न 9% का रहा है, 9% का, 2% का डिफरेंस है, 2+% का डिफरेंस है। 40 ईयर्स में भी 11% का गोल्ड का रिटर्न, 9% सिल्वर का, 2+% का डिफरेंस यहाँ भी आ जाता है। 30 ईयर में भी 11 और 9 ही है, तो यहाँ पे भी 1 से 2% का यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा 20 ईयर्स की बात करते हैं तो गोल्ड 14.5%, 14.6% से कंपाउंड हुआ है और सिल्वर 11.7% जस्ट। और इक्विटी इसी टाइम पीरियड में अगेन 14-15% से इक्विटी भी कंपाउंड हुई है। निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, स्मॉल मिड की बात भी नहीं कर रहे, लार्ज कैप की बात कर रहे हैं और जाइंट की बात कर रहे हैं। अगेन जब हम 10 साल की बात करते हैं तो सिल्वर 10 साल में 10% से ही कंपाउंड हुआ है और गोल्ड 14% से और इक्विटी 12.7% से। और ये तब की बात हो रही है जब पिछले 1-1.5 साल में इक्विटी ने कुछ नहीं किया और गोल्ड और सिल्वर अंधाधुंध भागे हैं, तब जाके ये डेटा है। अगर 1 साल पहले ये डेटा देखते हैं तो सिल्वर का सिंगल डिजिट में मतलब 9% का भी रिटर्न नहीं दिखता, उससे भी कम रिटर्न दिखता। जो ये पिछले 10 साल का दिख रहा है 10% का रिटर्न, वो भी सिंगल डिजिट में दिखता है, 20 साल का भी सिंगल डिजिट में दिखता है। अगर 2022 के अंदर ये चीज हम देख रहे होते, 2021 के अंदर ये चीज हम देख रहे होते, तो दिख गया हमें कि ऑन एन एवरेज 2 से 3% का अंडर परफॉर्मेंस गोल्ड के मुकाबले में और इक्विटी के मुकाबले में सिल्वर का रहता है। और हम ये लार्ज कैप से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर जाएंगे तो 5-6% का हमें अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा। प्लस वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा होती है सिल्वर में, गोल्ड और लार्ज कैप इक्विटी के मुकाबले में। तो अगर आपको पोर्टफोलियो को सजाने के लिए अगर थोड़ा बहुत रखना है तो वो अलग चीज है, लेकिन मेन होल्डिंग एक टाइम के लिए मैं गोल्ड को मान सकता हूं, लेकिन सिल्वर को मतलब बहुत बुरा डिसीजन होगा सिल्वर के अंदर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं है, जो जिस टाइप की वॉलिटिलिटी ये दे रहा है, झेलना पड़ रहा है यहाँ पे, उस टाइप का रिटर्न ये नहीं दे पा रहे।
अगर हम शॉर्ट टर्म का भी देखते हैं, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म का ही डेटा ये भी, जैसे 1990 से लेके मतलब 1999 से लेकर 2025 तक की बात करते हैं, तो जो 5 ईयर रोलिंग रिटर्न है उसमें सिल्वर का 11% का रिटर्न है, गोल्ड का 13% का रिटर्न है और इक्विटी का 15% का रिटर्न है। 7 ईयर रोलिंग रिटर्न में सिल्वर 11%, गोल्ड 12%, इक्विटी 15%। 10 ईयर रोलिंग रिटर्न में सिल्वर 10%, गोल्ड 12%, इक्विटी 14%। समझ रहे हो? तो हर बार मतलब 10 ईयर रोलिंग रिटर्न में, 7 ईयर रोलिंग रिटर्न में, 5 ईयर रोलिंग रिटर्न में सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी दोनों को काफी हाई मार्जिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है। जैसे गोल्ड की बात करते हैं तो 5 ईयर में 65% ऑफ द टाइम अंडर परफॉर्मेंस है, 7 ईयर में 68% ऑफ द टाइम अंडर परफॉर्मेंस है, 10 ईयर में 78% ऑफ द टाइम अंडर परफॉर्मेंस है गोल्ड के मुकाबले सिल्वर की। और इक्विटी के मुकाबले 5 ईयर में 70%, 7 ईयर में 74%, 10 ईयर में 80% ऑफ द टाइम बुरा रिटर्न रहा है सिल्वर का इक्विटी के मुकाबले। तो ये चीज समझे, ठीक है। सजाना है पोर्टफोलियो को, बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर हैं तो आप मूव पकड़ के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इक्विटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन पर्पस के लिए, इंश्योरेंस पर्पस के लिए या हेजिंग पर्पस के लिए, रिस्क ऑफ पर्पस के लिए गोल्ड हमारे सारी चीजों को पूरा कर देता है। थोड़ा बहुत एलोकेशन उसका गोल्ड का हो जाता है, 10% 20% तक भी रखते हैं लोग। और सिल्वर की जहां तक बात आती है तो कोई जरूरत नहीं है, अगर रखना चाहते हैं तो टोटली आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है जिसको सिल्वर आके दूर करे, वो गोल्ड दूर कर देता है और अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ दूर कर देता है। राहुल जी का क्वेश्चन है हमारे पास, सर क्या अभी मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड में और बंधन स्मॉल कैप फंड में 1 लाख लमसम डाल सकते हैं क्या? देखिए, कोई भी हो, स्मॉल कैप फंड कोई भी हो सकता है, बंधन ही हो या निपॉन हो या काउंट हो, कोई जरूरी नहीं। किसी भी स्मॉल कैप फंड में या किसी भी माइक्रो कैप जो इंडेक्स फंड है, किसी भी का एक ही माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, हर टाइम बेस्ट टाइम होता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपका जो गोल है, जिस भी गोल के लिए आप ये लमसम कर रहे हो, वो कम से कम भी 10 साल दूर है, या फिर जो पैसा आप डाल रहे हो उस पैसे की जरूरत आपको कम से कम 10 साल तक नहीं है, तो आप लमसम के लिए एकदम सूटेबल हो जाते हो स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में या मोमेंटम में। अगर अभी भी थोड़ा सा डर है तो जैसे 1 लाख डालना है, डाल देंगे लिक्विड फंड के अंदर में, उसमें से 10-10 हजार करके हर महीने 10 महीने में डाल देंगे, या 20-20 हजार करके हर महीने 5 महीने में डाल देंगे। क्लियर है? लेकिन गोल होना चाहिए कम से कम 8 से 10 साल का। उससे पास में या फिर ऐसा पैसा है कि 5 साल बाद में निकालना पड़ सकता है या 10 साल बाद में निकालना पड़ सकता है, पता नहीं है, तो फिर स्मॉल माइक्रो में नहीं डालना है, तो फिर उसको फ्लेक्सी कैप में ही रहने देना है। तो ये समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। जब आप ये नहीं समझ के इन्वेस्टमेंट करते हो तभी आपको पैनिक सेलिंग करनी पड़ती है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हो इन चीजों को लेकर।